वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल। एक पर्सन है, उसने एक ग्रोसरीज का बैग पकड़ा हुआ है, लेकिन वो स्टिल खड़ा हुआ है, मतलब कि वो बैग को ना तो ऊपर मूव करवा रहा है ना नीचे। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अपने दोस्त से वो बात कर रहा है। अ कार इज स्टेशनरी एंड विद इट्स इंजन रनिंग। एक कार है जो खड़ी हुई है स्टेशनरी हालत में, लेकिन उसका इंजन रन कर रहा है। इंजन चलने से जो हमारे पास गाड़ी है वो आगे मूव नहीं कर रही, जस्ट इंजन रन कर रहा है। अभी उसने वो उसको गेयर वाले प्रोसीजर से गुजार के उसने आगे मूव नहीं करवाया। फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट, जो स्टैंडिंग पॉइंट था उस लिहाज से आप बताएं क्या ये दो सिचुएशन सिमिलर है। जी बिल्कुल, ये दो सिचुएशन बच्चों हमारे लिए सिमिलर है। तो देख रहे हैं इन बोथ केसेस वर्क इज़ ज़ीरो, दोनों केसेस में बच्चों वर्क ज़ीरो है, इसलिए ये सिचुएशन है। अब इसकी बेसिकली वजह क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो है, जब कार एक जगह पर खड़ी हुई है तो कार आगे चल नहीं रही, अपनी जगह डिस्प्लेस नहीं कर रही, तो उसका डिस्प्लेसमेंट उसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, ज़ीरो। एक बैग है, एक शख्स ने पकड़ा हुआ है और वो बैग उसने स्टैंडिंग हालत में, रेस्ट की हालत में रखा हुआ है। तो अगर वो बैग ऊपर और नीचे डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो उसी पॉइंट के लिहाज से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो। तभी बच्चों हमारे पास वर्क क्या होगा, ज़ीरो। आप कैलकुलेशन भी इसमें कर सकते हैं। W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डी कोज ऑफ थीटा। तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने से सारा वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो बच्चों ये सिचुएशन सिमिलर है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, जवाब को जॉल के अंदर रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जवाब किलो जोल में कन्वर्ट हो जाए, और क्वेश्चन में उसने कहा भी हुआ है बच्चों कि किलो जोल में ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है, यूनिट कन्वर्ट करके इसको करना है, जोल में इसको नहीं रखना। जबकि उसने आपको मैथ कितना प्रोवाइड कर दिया बच्चों, मैथ है हमारे पास 10 किलोग्राम, और आपने उसको वर्टिकली ऊपर लेकर जाना है कितनी हाइट तक, 10 मीटर तक। तो इसका डाटा कुछ इस तरह से बनेगा कि मैथ बच्चों हमारे पास गिवन है 10 kg, और जो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो हमारे पास 10 मीटर है। और जैसा कि आप जानते हैं जी की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चों फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कोस ज़ीरो। यहाँ पर कोस ज़ीरो लगेगा क्योंकि अगर मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मेरी अप्लाइड फोर्स भी ऊपर को ही लग रही है। तो कोस ज़ीरो बच्चों हो जाता है 1, तो जो आप क्या आ जाएगा, एफ डी, और एफ किसके बराबर होता है, एम जी। तो W इज इक्वल टू मैथ्स की जगह पर बच्चों 10 लगा देंगे, जी की जगह 9.8, हाइट की जगह 10। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो अब आ जाएगा हमारा 980 जूल। अब आप अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बच्चों इसको 1000 से डिवाइड करके आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है फोर्स एफ इज एक्ट थ्रू आर डिस्टेंस एल, द फोर्स इज देन इंक्रीज। फिर फोर्स को इंक्रीज किया गया। पहले फोर्स बच्चों एफ थी, अब फोर्स इंक्रीज करके कहाँ ले गए हैं, 3F पर। पहले डिस्टेंस एल था, अब डिस्टेंस उसको फर्दर 3F से कितने तक मूव करवा के लेकर आई है, 2L तक। वो कह रहा है ड्रा द वर्क डायग्राम टू स्केल। हमने यहाँ पर स्केलिंग भी करनी है और वर्क डायग्राम से इसको सोल्व भी करना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास बच्चों वाई एक्सिस है जिस पे फोर्स रखी गई है, और ये एक्स एक्सिस है जिस पे हमने डिस्टेंस रखा हुआ है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से कि पहला पॉइंट हमारा L हो जाएगा, अगला 2L हो जाएगा, अगला 3L, इससे आगे क्या हो जाएगा 4L। तो इतना काफ़ी है, इससे आगे हमारी वैल्यूज जाएंगी नहीं, ग्राफ बढ़ेगा नहीं। तो ऊपर y की तरफ जाएंगे तो F हो जाएगा, 2F हो जाएगा, 3F हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। जो पहले उसने कहा था कि आपने फोर्स लगाई, डिस्टेंस L कवर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स F लगी, ये वाला पॉइंट आ गया, और यहाँ से डिस्टेंस L हुआ, तो ये एक रीजन बन रहा है जो कि हमारा पहला वर्क डन शो कर रहा है F और L की वजह से। अब वो कह रहा है फोर्स को इंक्रीज करना है 3F तक। बच्चों यहाँ तक तो फोर्स लग चुकी है, अब आप उसको 3F तक ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास 3F आ गया। अब 3F से रिलेटेड वो कहता है मजीद 2L आगे जाना है। तो पहले तो वो L डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, अब आपने क्या करना है, उसको L से मजीद 2L आगे कन्वर्ट करना है।
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है इन विच केस इज मोर वर्क डन। पहला केस है 50 किलोग्राम बैग को आपने लिफ्ट किया 50 सेंटीमीटर तक, आप इसको मीटर में ज़रूर कन्वर्ट करिएगा 100 से डिवाइड करके। सेकंड केस में वो कह रहा है कि 50 किलोग्राम क्रेट को पुश किया गया 2 मीटर फ्लोर के ऊपर आपने विद 50 न्यूटन फोर्स लगा के। तो अब हम देखते हैं किस केस में बच्चों वर्क हमारे पास ज़्यादा होगा। ले, तो फर्स्ट केस है W इज इक्वल टू, यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं MGH का। तो अगर मैं M की जगह पर 50 लगाऊं, G की जगह 9.8 और हाइट की जगह पर मैं 0.5 जो कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके किया था, तो यहाँ से जो वर्क निकलता है बच्चों वो निकलता है 245 जूल। क्रेड के केस में W इज इक्वल टू एफ डी कोज ऑफ थीटा, एफ डी को जीरो यहाँ पर 0 डिग्री लगेगा और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में प्रोडक्ट में आ गए। तो फोर्स 50 आ गई और डिस्टेंस आपके पास 2 आ गया, तो यहाँ से 100 जूल निकला। तो वर्क किस में ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है वो आपको नज़र भी आ रहा है कि बुक के केस में वर्क ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। नहीं जी, सबसे पहले तो एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एनर्जी की डेफिनेशन है कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो जितनी आपके पास एनर्जी होगी बच्चों आप उतना ही वर्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आप उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर ये वोलेशन हो जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो इसका क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स दैट बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जूल। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन पढ़ाई जिसमें हमने ये सीखा कि जितना हम एनर्जी रखेंगे उतना ही आप उससे क्या ले सकते हैं, वर्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अब 1 जूल वर्क करने का मतलब क्या है कि आप उस पर बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं और उसको कितना डिस्प्लेस करवा सकते हैं, 1 मीटर तक। लो जी, a ball of mass m is held at a height h1 from the above the table and the table top is at height h2 the floor on. One student say that the potential energy is mgh1 and second says that mgh1 h2। लो जी, कौन सा करेक्ट है? तो बच्चों दोनों ही करेक्ट हैं, जस्ट उनके रेफरेंस पॉइंट का ही फ़र्क है, दोनों ऑलवेज करेक्ट है। कह रहा, when a rocket re-enters the atmosphere its nose cone become very hot, why does this heat energy comes। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई रॉकेट एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो हाई स्पीड में वो होता है, और जैसे ही वो हाई स्पीड में आता है तो हवा के मालिक्यूल डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो उस पर फ्रिक्शन की फोर्स लगाते हैं। तो वो जो रुकावट है, जो फ्रिक्शन है, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम तो होना ही होना है रॉकेट का। तो रॉकेट की कुछ एनर्जी उस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में यूज़ होती है, और जब भी आपको पता है फ्रिक्शन के ज़रिए अगेंस्ट आप वर्क करते हैं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, तो वो आपकी हीट की शक्ल में अपीयर हो जाती है। ड्यू टू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन एंड विद डस्ट पार्टिकल इन एयर दिस वर्क कन्वर्ट इनटू हीट एंड नोज कॉन बिकम वेरी हॉट। आगे वो कह रहा है व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग। तो कंप्रेस स्प्रिंग के अंदर बच्चों हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वाटर इन हाई टाइम, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, अ मूविंग कार, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। लें जी, कह रहा है a girl drop a cup from a certain height which break into pieces, what energy changes are involved। तो कह रहा है एक लड़की ने एक कप को एक खास हाइट से फेंका है, तो क्या क्या एनर्जी चेंजेस आ सकते हैं? तो ज़रा गौर करें, अगर ये हमारे पास एक कप है तो ये अगर ग्राउंड से एच हाइट पर है तो इसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही ये नीचे मूव करता हुआ आएगा तो ये कन्वर्ट बच्चों हो जाएगी किस में? काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये ग्राउंड के साथ हिट करेगा तो वहाँ पर सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड एनर्जी। फिर प्लस क्या होगा? फ्रिक्शन अगर हुई तो वहाँ पर हीट एनर्जी भी काम आएगी, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी। और जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ एनर्जी चेंजेस थे हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है अ बॉडी यूजेस अ कैटापल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेज अ ग्रीन हाउस विंडो, लिस्ट द फॉलोइंग पॉसिबल एनर्जीज। तो अगर आप देखें तो हमारे पास एक ग्लेल होती है जिसमें एक रबड़ लगा होता है और पीछे एक स्पोर्ट पॉइंट होता है जहाँ पर आप एक स्टोन रख के छोड़ते हैं। तो जब आप एक लेल को बच्चों खींचते हैं तो उसके अंदर जो इलास्टिक लगा होता है या जो रबड़ लगा होता है
उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब ये स्टोन आगे भागेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर वो विंडो के साथ हिट करती है तो विंडो को ब्रेक करने में काम आएगी कुछ एनर्जी, और जब ब्रेक करने में काम आएगी तो वहाँ पर एक साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। प्लस अगर फ्रिक्शन फैक्टर आता है तो हीट एनर्जी भी होगी, और रेस्ट ऑफ एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी।